गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चलेंगे इग्नू के CHE9 के अंदर। इसके अंदर CHE09 कोड, यानी ये क्या है? बायोकेमिस्ट्री। क्या है बायोकेमिस्ट्री? इग्नू के अंदर बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 1 है सेल स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। एंड फंक्शन। यानी सेल स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का CHE09 कोर्स, यूनिट 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके अंदर इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का। ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी कितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो का तो सिंपल होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे प्लांट है, एनिमल है, आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। जो प्लांट है, एनिमल है, सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के। फॉर एग्जाम्पल दिया है, a bacterium or the amoebia is made up of the just one cell। यानी बैक्टीरिया और एमोबिया किसका बना है? ओनली वन सेल का बना है। ये ऑब्जेक्टिव उसके लिए हो सकता है। बैक्टीरिया और अमीबा। ये किसका बना है? वन सेल के। किसके बने हुए? ओनली वन सेल के। While the complex organisms like the adult human is composed of the 100 of the billion cells। यानी जितने भी हम लोगों के जो है कॉम्प्लेक्स सेल्स, जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते, तो वो क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइक ह्यूमन, मतलब हमारे जैसे ह्यूमन 100 बिलियन सेल्स के बने। ह्यूमंस का कितना है? 100 बिलियन, यानी ओवर 10⁻14 सेल्स के बने हुए हैं। ओके, यानी बैक्टीरियम और अमीबा कितना का है? ओनली वन सेल का बना है, इसलिए वो कहीं से भी निकल सकता है, उसके अंदर हड्डी फॉर्म्स नहीं होती। लेकिन जब ह्यूमन से हम लोग चल सकते हैं हड्डी वगैरह, तो ह्यूमन से वो किसका है? ओवर 10⁻14 सेल्स के बने हुए रहते हैं। Okay. The sum total of the properties of cell in an organism is represented by its appearance, behavior, activities and function। अब वो प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती है? कैसे एक्टिविटीज करते हैं, क्या बिहेवियर है, कैसे अपीयरेंस है, कैसे फंक्शन करता है, वो रहता है। इट बिकम दस इम्पोर्टेंट टू द स्टडी सेल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। अब जितने भी लाइफ पे आपको लाइफ के बारे में जानना है जितनों की भी, तो उसके अंदर सेल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे सब जितनी भी चीजें वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की, तब अपनों को पता चलेगा। These cell also describe the function of various components which are present within a cell। अब वो सेल्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स पड़े हुए हैं। सेल्स मैंने पहले भी बताया था, सेल्स के अंदर बहुत सारे। However, जबकि our aim in describing a cell and its organization in this course is to introduce you a various biomolecules like the carbohydrates। बायोमोलिक्यूल्स कौन है? याद रखना ये भी बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कौन हो गए? एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड।
प्रोटीन्स, enzymes and vitamins. यानी बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स है, which we shall describing in this unit to the follow. Some of these biomolecules also known as the compound of life. अब दूसरे सारे बायोमोलिक्यूल्स है उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड्स ऑफ लाइफ बोला जाता है. फॉर्म पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो भी सब स्ट्रक्चर सेल्स के बने हैं उसी पे डिस्क्राइब होता है. उनके कौन कंपाउंड्स है और कौन ऑर्गेनाइजेशन है. Some of these biomolecules also known as the compound of life form parts of the structure of the cell and some of these are source of the energy for the cell. मतलब कितने कैसे होते हैं, फंक्शन करते हैं और कितने क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो जितने भी सेल्स होते हैं उसको कंपाउंड्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है वैसे भी सेल्स पाए जाते हैं. A few them also store energy. कितने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को. For the cell and take parts of the cellular reaction, the cell is able to the synthesis other molecules. अब सेल क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी सिंथेसिस करते हैं कोई भी चीज को. जैसे फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड, सनलाइट की एनर्जी इसमें प्रोवाइड करते हैं खाना बनाने के लिए. वैसे ही जितने भी सेल्स है वो अपने अंदर सिंथेसाइज करते हैं, अपनों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जगह पे. नीडेड बाय द लिविंग सिस्टम, जितनी अपनों को जरूरत होती है, जैसे अभी अपने भागना है चलना है तो उसके लिए अपने खाते, वो एनर्जी को कन्वर्ट कौन करता है, सेल्स करते, सिंथेसाइज करते हैं. तो अपनों को चलने की, दौड़ने की, अगर आपने 5 दिन तक नहीं खाया हो तो आप क्या कर सकते हो, भूख नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आपके कर पाओगे, उतनी एनर्जी रहती है. तो वो कौन करता है, सेल सिंथेसाइज करता है. From these compounds, therefore, the study of organization of cell will help us to understand the biological importance of these molecules. इसी से आप लोगों को पता चलता है कि बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सेल्स. किस पे स्टडी करनी पड़ती है हमें, सेल्स पे. यानी ये इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट्स है. इंट्रोडक्शन के अंदर हमें इतना देखना है कि फर्स्ट क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब जो सेल स्ट्रक्चर में बैक्टीरियम और अमीबा है वो कितने सेल का बना, ओनली 1 सेल का बना है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किसके बने हुए हैं, सेल्स के. जबकि ह्यूमन एनिमल्स वो है ना, वो सब बहुत ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं. लेकिन ह्यूमन के अंदर स्पेशल बोला गया है ओवर 10⁻14 सेल्स पाए जाते हैं. और इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन्स है. ये 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. अब हम चलेंगे द सेल एंड ओवरव्यू 1.2. इसके अंदर द प्रेजेंट डे स्टडी ऑफ सेल कंबाइन मैनी scientific discipline like biochemistry, biophysics, genetics, microscopy and physiology. अब ये जितनी भी प्रेजेंट डे के अंदर सेल्स की स्टडी करते थे साइंटिफिक, वो किससे करते थे, एक तो बायोकेमिस्ट्री से, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स ने, ये सबसे हम लोग उस पर स्टडी करते थे. अ ग्रेट डील हैज बीन अंडरस्टूड अबाउट द सेल, जिससे की वजह से हमें अच्छे से समझ में आया सेल क्या है. स्पेशली इन द लास्ट 35 ईयर्स के अंदर हमें पूरा सेल्स का नॉलेज मिल चुका है. रिगार्डिंग हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, हाउ दे फंक्शन, वो कैसे कंस्ट्रक्टेड, कैसे बने हुए हैं, उसका फंक्शन क्या है, एंड हाउ दे वर्क टुगेदर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं. जैसे बोला ना सेल फ्यूजन होता है, डबल सेल होते हैं, वो सब अलग अलग जो आप 11-12 में पढ़ चुके होंगे. Still much remaining to be learned. The term cell was first used by the Robert Hooke. सबसे पहले डिस्कवर करने वाले सेल को कौन थे, रॉबर्ट हुक. ये the name the scientist who discovered the cell in first time, वो कौन थे, रॉबर्ट हुक.
यानी जब भी ऐसा पूछा जाएगा, नेम द साइंटिस्ट विच डिस्कवर फर्स्ट सेल, इट्स सॉरी हिज नेम इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, पहले सेल को डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, जो किसमें किया था 1664 टू डिनोट द लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। वो कैसे थे, लिटिल 1664 के अंदर उन्होंने ऐसा बताया था, डिनोट द लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो सेल्स कैसे थे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, इन्होंने ऐसा बताया था 1664 के अंदर। स्मॉल बॉक्स लाइक फंक्शन, या तो फिर ऐसा होगा स्मॉल, ऐसे थे सेल्स, इन्होंने बताया था ऐसा रॉबर्ट हुक ने। विच ही ऑब्जर्व इन द क्रॉक टिश्यू, जिसके अंदर कॉर्क टिश्यू, जिसके अंदर क्या ऑब्जर्व हुआ था, ये क्या है, कैसे टिश्यू पाए गए, कॉर्क टिश्यू। क्या, कॉर्क टिश्यू। टिश्यू यानी क्या, ग्रुप ऑफ सेल। तो कॉर्क टिश्यू मतलब ऐसे 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 से बहुत सारे हो गए, तो उसको क्या दिया उन्होंने, कॉर्क टिश्यू पाए गए। किसके अंदर, ने कैसा था, लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था। ये किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। किसके बारे में बोला था, सेल्स के बारे में। क्या था, सेल्स के बारे में। विच ही ऑब्जर्व इन द कॉर्क टिश्यू अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए थे। किसमें किए थे, माइक्रोस्कोप में। A contemporary of Hooke, एंटोनी एंड ल्यून हुक डिस्कवर स्पर्म सेल। अब दूसरी टाइम पे इन्होंने क्या किया था, हुक थे, एटोनियन थे और ल्यून थे, उन्होंने क्या किया था, स्पर्म सेल को डिस्कवर किया था। ये भी मोस्ट टाइम पे द सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। बट स्पर्म सेल को किसने किया था, स्पर्म सेल को डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। कौन थे, 3। एक तो रॉबर्ट हुक ही थे, सेकंड थे एंटोनी, एंड लास्ट वाले थे ल्यूवेनहॉफ। HOEK। रेड ब्लड सेल एंड द वेराइटी ऑफ द माइक्रोनिज्म, जो कैसे थे, रेड सेल थे, कैसे थे, रेड कलर में थे। और विच हैज रेड ब्लड सेल थे, मतलब रेड ब्लड सेल आरबीसी थे। एंड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वेराइटी देते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। Organ using the microscope consist of the single lens. However, this initial observation led to near two centuries of the microscopic study of the cell, and with the gradual introduction of more and more powerful microscope, the cell nucleus was also discovered. अब सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी इन्होंने देखते देखते क्या किया था, डिस्कवर कर लिया था। Thus the cellular nature of all plants and animal came to the recognize, और फिर पता चला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वो क्या करते, सेल को ये भी करते, और सेल के अंदर क्या करते हैं वो लोग, न्यूक्लियस भी। उसी से बहुत सारी स्टडी हो गई कि तो सेल धराते और सेल के बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है। ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको डिस्क्राइब कर दिया था। इससे इनको बहुत ज्यादा वैरायटी पता चली एनिमल और प्लांट के अंदर।
By 1830s, it was purpose that all organisms are constructed of the cell. और 1830 के अंदर पता चल गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किससे डिस्कवर हुए हैं, सेल के बने हुए हैं. Becoming a cell. This statement is now known as the cell doctrine और सेल थियरी. ये जितनी भी प्रूव ये कर दी कि किसके बने हुए हैं सेल और किसने डिस्कवर किया और सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया, वो 1830 के अंदर के पूरे ऑर्गेनिजम्स के बने हुए, सेल्स के बने हुए, ये पूरी इसको क्या बोला गया, एक तो सेल डॉक्ट्रिन बोला या तो फिर सेल थियरी, ये दो चीज बोलते हैं. अबाउट विच सेल स्टडी इन सेक्शन 1.3. अब हम आगे 1.3 के अंदर सेल्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. इसके अंदर इतना है कि जितने भी सेल स्ट्रक्चर है, द सेल एंड ओवरव्यू, सेल कैसा है और उसका ओवरव्यू क्या है. तो सेल के अंदर सबसे पहले जो भी साइंटिस्ट थे जो सेल्स देने वाले, मतलब सेल्स को जिसने डिस्कवर किया, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था. रॉबर्ट हुक था. उन्होंने बताया कि सेल्स पाए गए जिसको क्या बोला जाता है, सेल्स बोला जाता है, जो किसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के. उसी से उन्होंने 1664 के अंदर ऐसा बताया कि जितने भी माइक्रोस्कोप में देखा और स्टडी करी तो उनको ऐसे छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे जिसको उन्होंने कॉर्क टिश्यू बोला. टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, यानी कॉर्क, ये इतने ज्यादा बॉक्स, तो इसको उन्होंने कॉर्क टिश्यू बोला. जो माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या करी, स्टडी करी, जिससे उनको पता चला कि वो कौन से सेल्स है, कॉर्क टिश्यू में बने हुए. किसके अंदर, 1664 के अंदर उन्होंने बताया कि ये क्या है, सेल्स है. उन्होंने उनको नाम दिया रॉबर्ट हुक. उसके बाद उन्होंने एक डिस्कवर किया, वो कौन थे, हुक थे, एंटोनी थे और ल्यूवन हुक थे, जिन्होंने स्टडी करी. तो उन्होंने किस पे स्टडी करी, स्पर्म सेल पाए गए, जो कैसे थे, रेड ब्लड सेल के बने हुए थे. जिस पे स्टडी करी, जिससे उनको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स और प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नाम मिल गए. जैसे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल किसके अंदर पाए गए, स्पर्म सेल में. जो वैरायटी दी उन्होंने किसको, प्लांट्स के अंदर अलग अलग वैरायटी है और एनिमल सेल में अलग अलग वैरायटी है. और इन्होंने ऑल्सो डिस्कवर भी क्या किया कि उसके सेल्स तो है, उसके अंदर क्या पाया गया है, न्यूक्लियस भी पाया गया. उन्होंने न्यूक्लियस को भी फाइंड कर दिया और ये जो है वो क्या है, सेल है पूरा. तो जब इन्होंने ये स्टडी की कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया गया, वो किसके अंदर है, 1830 में पता चल गया कि 1830 के अंदर ये पूरा जो है वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है. न्यूक्लियस सेल्स के, तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सेल्स के बने हुए हैं, जिससे उनको क्या मिलती है, वैरायटी अलग अलग मिलती है. और ये पूरी स्टडी जब की थी 1830 के अंदर के सब प्लांट्स और एनिमल किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए हैं, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया सेल थियरी और सेल डॉक्टरी. यानी सेल थियरी तो ये पूरा, और सेल डॉक्टरी किसको बोला गया, 1830 के अंदर ये पाया गया कि प्लांट और एनिमल किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए. वो पूरी स्टडी जिसके अंदर सेल पाए गए, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए गए, वो तीन साइंटिस्ट ने उसको माइक्रोस्कोप में देख के फाइंड किया. उसको पूरे को क्या बोलते हैं वो लोग, सेल थियरी और सेल डॉक्टरी बोलते. Consequent to this, doctrine biologists established that new cells are formed by the cell division. अब उन्होंने स्टडी जब करी तो बायोलॉजिस्ट ने देखा कि जितने भी सेल्स थे वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, उन लोगों का फंक्शन कैसे होता है, सेल डिविजन से होता है. कैसे होता है, सेल डिविजन से. जैसे ये सेल है, सेल्स के अंदर सेल क्या होते हैं, छोटे से यहाँ पे ये होते हैं, फॉर्म होते हैं, दो बन जाते हैं. तो ये क्या हो जाता है, या तो फिर सेल्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और तो के दो भाग आते हैं. तो ऐसे सेल्स का जितना भी ये होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन से. सेल क्या होते हैं, सेल की स्टडी, सेल फंक्शन करने लगते हैं. By the end of 19th century, the heterogeneous materials in the cells, the
क्रोमोसोम्स वी रिकॉग्नाइज। अब जब 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम्स भी सेल्स के अंदर पाए गए। क्रोमोसोम्स यानी रंगसूत्र, जो एक्स वाई जो फॉर्म करते हैं ना लड़के या लड़का, वैसे उसके अंदर सेल्स भी पाए गए क्रोमोसोम। एज द बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल वेर स्टडी। अब उसके अंदर सेल्स की वो भी स्टडी करी कि कौन सी बायोकेमिकल है, फिजियोलॉजी और जेनेटिक प्रॉपर्टीज कौन से। इट वाज स्टेब्लिश्ड दैट इन बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जितनी भी सेल्स की उन्होंने करी है दोनों ऑर्गेनिजम्स में पाई गई। जो यूनिसेल्युलर अकेले सेल्स है वो भी पाई गई और जिसके अंदर मल्टी सेल्स है वो भी पाई गई। जो क्या होते हैं सेल डिवीजन से डबल होते रहे, वो पूरी स्टडी हुई। इसके अंदर वो भी पता चला कि सेल्स के अंदर क्या पाया गया, क्रोमोसोम्स भी पाए गए। कि कब क्रोमोसोम्स पाए गए, 19th सेंचुरी में पता चला। फिर उन्होंने स्टडी करी तो उसके अंदर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो भी सब उसमें पता लगने लगा। इट वाज स्टेब्लिश्ड दैट बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, तो उसमें दोनों में मिला, मल्टी सेल्युलर में भी और यूनिसेल्युलर में भी वही फॉर्म मिला। दिस इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, जिसको क्या बोला उन्होंने, फंडामेंटल यूनिट, मतलब बेसिक यूनिट है किसका, सेल्स का। यानी यूनिसेल्युलर में भी मल्टी सेल्युलर में भी। एक तो क्या पाया गया उसके अंदर, सेल्स किससे होते, सेल डिवीजन से सेल क्या हो जाते, फंक्शन करते, डबल हो जाते हैं। फिर 19th सेंचुरी के अंदर वो क्या होता है, उसके अंदर क्या पता चला कि वो क्रोमोसोम्स भी पाए गए। फिर उन्होंने सब आगे स्टडी करने लगे। वो स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स एंड द बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म दैट अकाउंट फॉर द एक्सिस्ट ऑफ द लाइफ। इट इज नेचुरली इसेंशियल फॉर अ पर्सन टू नो अबाउट द सेल। अब उससे पता चला कि पर्सन को पता चला कि सेल्स क्या है, और सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है अपनी बॉडी का। यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। So the one is the able understand wide variety of the issue like the health, drugs, illness, medical treatment, reproduction, environmental problems, evolution and life in the general। अब ये जितनी भी, इससे पता चला कि जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर इफेक्ट होती है, हेल्थ, ड्रग्स, इलनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी हो किससे जुड़ी हुई है, सेल्स से। सबसे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारा क्या है, सेल्स, जिसकी मदद से हम पूरी हेल्थ हमारी कैसी है, क्या नहीं, कितना फॉर्म करते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, वो सब हम इससे ही पता लगा सकते हैं। We shall first outline the biochemical properties of the cell and describe type of the cell in the next section। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखेंगे सेल्स के कितना अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर हमने इतना पता करा कि जो भी मतलब सेल पे स्टडी थी वो किसने दिया थे, फर्स्ट डिस्कवर सेल को किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसके अंदर, 1664 के अंदर। उन्होंने क्या बताया था कि सेल्स जो है वो कैसे है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। जो किसके बने हुए हैं, कॉर्क के बने हुए। किसके, कॉर्क टिश्यू के। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कॉर्क, बहुत सारे कॉर्क्स पाए गए। टिश्यू, कॉर्क टिश्यू के बने हुए हैं। और दूसरा क्या था, एक स्पर्म सेल किसने किया था डिस्कवर, 3 साइंटिस्ट थे। एक तो हुक थे, रॉबर्ट हुक थे, दूसरे थे एंटोनी, और थर्ड वन थे लियोन हुक। लियोन हुक, सॉरी लियोन हॉक। इन्होंने स्पर्म सेल पे स्टडी की थी और बताया था ये क्या होते हैं, आरबीसी के बने हुए होते हैं, जो क्या करते सेल को डिफरेंट मतलब एनिमल्स और प्लांट को क्या करते अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट
वेराइटीज देते हैं, ठीक है। यानी हमारी पूरी सेल स्ट्रक्चर द सेल एंड ओवरव्यू में क्या था, सबसे ज्यादा स्टडी सबसे पहले किसने करी थी, 1664 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद हुक, एंटोनी और ल्यूवन हुक ने स्पर्म सेल को क्या करा था, फाइंड किया था, जो उन्होंने बताया था, जो किसके बने हुए हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बने हुए। और बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करते हैं, उनको वैरायटी देने में हेल्प करते हैं। जितने भी सेल्स टाइप है वो क्या सेल्स के बने हुए, और सेल्स के अंदर क्या पाया गया, इन्होंने ये भी डिस्कवर करा कि सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है और सेल का स्ट्रक्चर ऐसे बना है। और सेल जो पूरी उन्होंने स्टडी की थी उसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल स्टडी या सेल डॉक्टरी। अब ये जो भी सेल स्ट्रक्चर, उससे पता चला कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है अपनी लाइफ का। पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे बेसिक मतलब फंडामेंटल यानी बेसिक, जिसका पाया बोलते हैं ना, वो कौन सा यूनिट, वो कौन है, सेल है। अब सेल के अंदर कितने सब अलग अलग, रॉबर्ट हुक ने तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिया, फिर इन्होंने डिस्कवर किया कि ये कैसे स्पर्म सेल्स को भी उन्होंने क्या करा कि वैरायटी देने में वो हेल्पफुल है। और जितने भी सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो सेल डिवीजन से क्या होते हैं, डबल होते हैं। और सभी ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेल्यूलर में भी और मल्टी सेल्यूलर में, यानी अकेला सेल पाया जाएगा उसमें भी, और बहुत ज्यादा सेल्स पाई जाएगी उसके अंदर भी। ये किससे बने हुए हैं, सेल्स क्या करेंगे, सेल डिवीजन से ही क्या होते रहेंगे, डबलिंग होते रहेंगे। और ये पूरी थियोरी को क्या बोलते हैं, सेल थियोरी, जिस पर आगे स्टडी उन्होंने की है और अलग अलग नीड्स प्रोवाइड किया। गुड मॉर्निंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1.2.1 बायोकेमिकल कंपोजिशन। तो अब हम यहाँ पे आएंगे 1.2.1। अब बायो केमिकल कंपोजिशन किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे। एज लाइफ इवॉल्व ऑन दिस प्लेनेट नेचर सिलेक्ट ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स। अब जब भी हमने लाइफ देखा था तो एकदम फ्यू, नेचर क्या करता है, अपने को बहुत फ्यू एलिमेंट्स देते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कम मतलब। एंड लाइफ इवेंचुअली केम टू बी बेस्ड इसेंशियल ऑन द कार्बन कंपाउंड्स। अब लाइफ ज्यादातर किसकी बनी है, कार्बन कंपाउंड्स की। किसकी बनी हुई है लाइफ, कार्बन कंपाउंड्स की। जैसे अपने जैसे CH3 है, CH4 है, CH2 है, यानी जितने भी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो क्या करते हैं, कार्बन। यानी अपनी बॉडी में किसकी ज्यादातर बनी है, कार्बन। इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, CO2, और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं O2। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किसके बने, कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। Out of the nearly 50 or so elements present in most living organisms। अब है ना, आउट ऑफ नियरली कितने परसेंटेज अपनों को एलिमेंट्स मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, 50%, सॉरी 50% बोलते हैं, 50 एलिमेंट्स किसके अंदर से मिलते हैं, नियरली 50 एलिमेंट्स प्रेजेंस इन living organisms। सिक्स एलिमेंट्स, नेमली जो 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर से, उसके नाम भी दिए गए हैं। कौन से हैं देखते हैं अपने। ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, O2 याद रखना। कार्बन, नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड phosphorus. Consist nearly 99% by weight of the living organisms. तो ये 99% क्या करते हैं, वेट धराते हैं, सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं. अब हमने देखा बायोकेमिकल कंपाउंड्स के, हमने यहाँ पे देखने गए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कितने हैं, 50% एलिमेंट्स प्रेजेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने पाए जाते हैं, 50 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. कितने, 50 एलिमेंट्स, जो कि ज्यादातर जितने भी ये है लिविंग थिंग्स वो किसके बने हुए हैं, कार्बन के. तो कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है, इसके लिए कार्बन का सी लिखा गया है. अब जो भी 6 मेन एलिमेंट्स है, जो सबसे ज्यादा कितने हैं, 99% वेट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. किन कौन से एलिमेंट्स का, ये 6 एलिमेंट्स. ऐसे है कितने, 50, लेकिन सबसे ज्यादा 99% किसका वेटेज ज्यादा है लिविंग, मतलब अपनी पूरी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा ये जितने ना 6 एलिमेंट्स, इनके बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में. तो ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने सबके सिंबल लिखे. ऑक्सीजन का O2 है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, हाइड्रोजन का H2 है, कैल्शियम का Ca है और पोटेशियम का K है. यहाँ पे पोटेशियम का K आता है, ध्यान रखना. इसके लिए ये 6 एलिमेंट्स वो 99% वेट सबसे ज्यादा धराते हैं किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. और ऐसे टोटल कितने हैं, 50 है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन सबसे ज्यादा वेट ये 6 ही एलिमेंट्स का है. और बाकी लिविंग थिंग्स ज्यादातर किसकी बनी हुई है, कार्बन की, कार्बन कंपाउंड्स. One of a reason for the nature selection of the carbon in all living forms could be that carbon forms a wide range of complex organisms compound. of कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है लिविंग थिंग्स में. कोई भी जितने भी एलिमेंट्स है उसमें सब क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा. तो ये क्या करता है, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. इससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं. क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो उसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन. कोई भी चीज एलिमेंट्स होगा वो कार्बन तो होगा ही. तो कार्बन क्या कर सकता है, ये वाला यहाँ पे कार्बन क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है सबसे ज्यादा लिविंग थिंग्स में. तो ये जितने भी ये अलग अलग फॉर्म करेगा, अलग अलग जो अपनी बॉडी का ये होता है ना, वो फॉर्म्स होता है, वो किसकी मदद से होता है, कार्बन के. अच्छा, ऑर्गेनिक क्यों है, जिसके अंदर भी कार्बन पाया जाएगा वो जितने भी सब्सटेंस है उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिक बोलते हैं. और जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाएगा वो इनऑर्गेनिक. यानी ये जितने भी कार्बन से बने हुए हैं जितने भी प्रोडक्ट कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे. तो ये कॉम्प्लेक्स करता है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी करता है. सी के इसके साथ भी, H के साथ भी कर सकता है, CN2 भी बन सकता है, CNS भी बन सकता है. कार्बन अलग अलग फॉर्म करता है, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे. ओके, जैसे ये कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ भी हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी. तो वो पूरे सब कंपाउंड्स बनाएगा जिसको कॉम्प्लेक्स अलग अलग चीज से अलग अलग बनाएगा. जिसका देखने जाए तो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे H यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगी, ऐसे बनते जाते हैं ये फॉर्म्स. ओके, अब one of a reason nature selection of the carbon forms range the compound potassium, sodium, chlorine and magnesium account for nearly 0.8%. ये हम थोड़ा ये करें, बात चलते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा. Potassium, sodium, chlorine and magnesium account for nearly 0.8% and the other elements are present in very small amount,
2% ओनली एंड आर कॉल्ड द ट्रेस एलिमेंट्स। अब जितने भी पोटेशियम है, सोडियम है, सबके मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अकाउंट नियरली 0.8%। ये जितने भी वो कितने हैं 0.8%। when and other elements only 0.2%. It's called by trace element. अब इसके अंदर ऐसा बताया गया है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है और मैग्नीशियम है, वो अपनों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितना मिलता है 0.8% मिलता है। कितना मिलता है 0.8%। बाकी दूसरे जितने भी अदर एलिमेंट्स है, बाकी जितने भी अदर्स एलिमेंट्स हैं वो कितने मिलते हैं 0.2%। कितने मिलते हैं 0.2%। पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है और मैग्नीशियम है, वो अपनों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने मिलते हैं 0.8% मिलता है। कितना मिलता है 0.8%। जबकि अदर एलिमेंट्स है, दूसरे जो एलिमेंट्स है वो कितने मिलते हैं एटमोस्फेयर में 0.2%, ओनली 0.2%। जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस मतलब ट्रेस किए गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम है, नी जैसा है, 0.2 यानी एकदम नी जैसा है, इसलिए उसको ट्रेस किए गए। तो वो कौन है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स आप देखोगे तो उसके अंदर पता चलेगा ऐसे। ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रेस अमाउंट के अंदर कौन है? Fe है, Zn है, कॉपर है, मैंगनीज है एंड एक्सेट्रा है। ये आप देखोगे किसके अंदर, ये टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर नीचे दिया गया है Fe, Zn, कॉपर, मैग्नीशियम क्या है ट्रेस अमाउंट में। यानी ये जितने भी मतलब आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है और दूसरे सारे वो कितने ओनली 0.2% हो गया। यानी ये कौन से ट्रेस अमाउंट है। यानी जो भी ट्रेस एलिमेंट्स है उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि Fe ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ सकता है Fe, Zn क्या है ट्रेस एलिमेंट है या नहीं। तो ये क्या है, ये ट्रेस एलिमेंट है बिकॉज इसका ये कितना होगा एटमोस्फियर में ओनली 0.2% होगा। कितना होगा ओनली 0.2%। बाकी ये देखो जितने भी है सबके ज्यादा आ रहे हैं। देखो वेट 0.2% किसी का ही है, वरना बाकी सबका देखो 3 है, 63 है, 1 पॉइंट है, 0.15 है, 0.2 किसी का भी नहीं है, सिर्फ यही वालों का 0.2% होगा। ये जितने भी है इसको क्या बोला जाएगा ट्रेस अमाउंट, वरना ये जितने भी है वो क्या ज्यादातर रहता है ट्रेस अमाउंट 0.2% किसी का भी नहीं है। The distribute of the elements in the living organisms is given in the table 1.1 दिया है। ये टेबल 1.1 के अंदर there is a remarkable similarities in the nature of the chemical substance that are present in all living organisms। सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें सब में तो ये सब प्रेजेंट ही हो गया अलग अलग अमाउंट, लेकिन ज्यादातर अमाउंट 0.8% ऐसे रहते हैं। सिर्फ ट्रेस अमाउंट की ही इतनी ज्यादा कम रहती है। वाटर कंसिस्ट नियरली 60 to 80%। यानी वाटर जो भी है, वाटर वो कितना कंसिस्ट करता है 60 to 80%। इसीलिए बोलते हैं ना पानी सबसे ज्यादा पीना चाहिए, पानी सबसे बेनिफिशियल है। तो वाटर 60 to 80% क्या करता है, वो
60 to 80% ऑफ द वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका आता है, वाटर का, जो कितना है 60 to 80%। मोस्ट टाइम पे इसीलिए बोलते हैं लिविंग थिंग में सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी अपने को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, उससे हाइड्रेशन अपना अच्छा रहता है। इसके लिए वाटर कितना 60 to 80% हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड 60 to 80% देता है, इसलिए सबसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। एंड इज राइटली कॉल्ड द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट ऑफ लाइफ। मोस्ट टाइम पे है ये, मोस्ट टाइम पे सबसे ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर लिविंग थिंग्स में सबसे ज्यादा क्या आता है, वाटर आता है, पानी आता है, जो कितना होना चाहिए 60 to 80% अपनी पूरी बॉडी के अंदर होना चाहिए, मतलब H2O। वाटर को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री के फॉर्म में, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पानी 60 to 80 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंडक्ट करता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट ऑफ लाइफ। यानी जितना पानी पियोगे उतनी तंदुरुस्ती अच्छी रहने वाली, क्योंकि सॉल्वेंट है, पूरी लाइफ का सॉल्वेंट। ये सबसे ज्यादा पानी हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्दी रखता है, क्योंकि सॉल्वेंट ऑफ लाइफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कितना लिविंग थिंग्स में इसका परसेंट 60 to 80। देखो कितना ज्यादा, ये तो इतना कम है और ये कितना ज्यादा है, तो 60 to 80% वो तो सिर्फ 0.2-0.8% होता है, ये इतना। तो सॉल्वेंट ऑफ वो क्या है, लाइफ है, इसके लिए इसको सॉल्वेंट ऑफ लाइफ बोला जाता है। एज इट इज द प्रिंसिपल मीडियम इन विच ऑल सेल्यूलर रिएक्शन अकर। जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन इसकी मदद से ही अकर बनती है, क्योंकि वो H2O है, इसके अंदर कुछ भी हम मिला देंगे, जैसे सॉल्ट मिला दिया तो सॉल्ट यानी H2। जैसे एग्जांपल दूं, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, H2O है जिसके अंदर हमें क्या करना है, NaCl यानी नमक मिला दिया। पानी और नमक के अंदर तो HCl हो जाएगा, रिएक्शन इससे रिएक्ट कैसे होगी, इसकी HCl हो जाएगा, प्लस यहाँ का H आ जाएगा और Cl आ जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaOH हो जाएगा, NaOH। देखो यहाँ का एक निकल गया और यहाँ का Cl, ये Na किसके साथ चला जाएगा, OH तो बचा ही है, तो NaOH बेस है और HCl एसिड है। तो ये हमें हमेशा पानी के साथ सॉल्ट की करेंगे तो एसिड और बेस मिलेगा, और ये यही फॉर्म करता है कि सॉल्वेंट ऑफ लाइफ है, इसलिए ये किसी में भी मिक्सअप हो सकता है, क्या, वाटर। और क्या करता है, अलग अलग कंपाउंड देता है। इसीलिए ये जो लाइन दी है कि एज इट इज प्रिंसिपल मीडियम इन विच ऑल सेल्यूलर रिएक्शन अकर, इसलिए वो सेल्यूलर रिएक्शन अकर मतलब इसके अंदर बनती ही है, क्योंकि H2O क्या करेगा, NaCl के साथ मिलके एक एसिड और बेस दोनों हमको देगा। एक H यहाँ का, इसका H यहाँ पे Cl के साथ, और NaOH एक बचता है H और O तो है ही, तो NaOH बेस के फॉर्म में ये काम करता है। यानी ये पूरी रिएक्शन अगर किसकी मदद से बनती है, H2, क्योंकि वो क्या है, सॉल्वेंट ऑफ लाइफ है। द टेस्ट एग्जाम्पल, द ड्राई वेट ऑफ द सेल, कंप्रेस प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। सब ड्राई वेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं, किसको, प्रोटीन को भी करते हैं, लिपिड को भी करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को भी करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को भी करते हैं ना, सबको सिंथेसिस करते हैं। You will study in other units of the block more details about the essential biomolecules। सब हम आगे स्टडी करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स से बहुत आएगा सब इसी के अंदर। ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे और आगे अलग अलग यूनिट्स में आप लोग अलग अलग पढ़ोगे। अभी इतने में पता चल गया वाटर क्या है, सॉल्वेंट ऑफ लाइफ है, बिकॉज 60 to 80% है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए वो पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम 0.8% है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि अदर एलिमेंट्स क्या है 0.2% है, किसके अंदर, एटमोस्फियर में वो मिलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है। ट्रेस एलिमेंट्स कौन से, Fe, कॉपर, मैंगनीज एक्सेट्रा, इसके लिए इसको ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि वो 0.2 अपनों को मिलते हैं। बस यहाँ अपना इतना फिनिश हुआ है, और ये अब आपको टेबल याद करना पड़ेगा, ड्राई वेट का है, एक तो एलिमेंट्स परसेंटेज बाय वेट और एलिमेंट्स परसेंटेज बाय ड्राई वेट्स, ये याद रखना है। तो ऑक्सीजन का 65 है, कार्बन का 18 है, ये तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को।
और ट्रेस एलिमेंट तो मैंने बता ही दिया, प्रोटीन बता दिया, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड अदर मटेरियल। ये क्या है, ये जितने परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट है और परसेंटेज ऑफ बाई वेट है वो सब आपको याद करना पड़ेगा। अब इसी के रिलेटेड क्या है, एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यू में हम लोग देख लेते हैं, ऐसे क्यू टिक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। तो पोटेशियम एंड सोडियम आर ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंस इन द सेल। तो हमने देखा है क्या ट्रेस एलिमेंट है, क्या पोटेशियम और सोडियम ट्रेस एलिमेंट है। देखते हैं ट्रेस एलिमेंट कहीं रहे, पोटेशियम है नहीं है, तो दूसरा देखने की जरूरत ही क्या है, तो सोडियम, वो भी नहीं है, तो ये ट्रेस एलिमेंट नहीं है। तो पहला क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ट्रेस एलिमेंट तो खाली Fe, कॉपर, मैंगनीज है और एक्सेट्रा, वो उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन है कौन से, आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगनीज है। इसके लिए पहले ही पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम तो ट्रेस एलिमेंट है ही नहीं। पोटेशियम तो ये 0.8 है, 0.2% है, वही ट्रेस एलिमेंट है। तो पोटेशियम तो 0.8% है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। प्रोटीन आर द मेजर कंसिस्ट ऑफ अ सेल। प्रोटीन क्या सबसे ज्यादा है सेल्स के अंदर, यस ट्रू, क्योंकि आगे हमने पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन क्या है, ज्यादा कंसिस्ट करता है, किसको, सेल्स के अंदर प्रोटीन ज्यादा पाया गया है। मेजर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन, जो हमने आगे देख चुके हैं। थर्ड वन, और ऑर्गेनिजम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ द सेल। ये भी ट्रू है, क्योंकि जितने भी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, हम आगे के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जितने भी सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा, थर्ड वन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आगे हमने देख ही चुके हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किसके बने हुए हैं, सेल्स, क्योंकि पहले हमने इंट्रोडक्शन में ही वो पढ़ चुके हैं। सेल्यूलर रिएक्शन इन अ सेल कैन नॉट अकर इन एन एक्वास मीडियम। अब जो सेल्यूलर रिएक्शन है वो एक्वास मतलब पानी वाले इसमें नहीं होती, वो क्या ट्रू है, तो नहीं, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हमने देखा है सेल्यूलर रिएक्शन, अभी ही देखा ये, तो सेल्यूलर रिएक्शन हमेशा पानी सॉल्वेंट ऑफ लाइफ है, और सेल्यूलर रिएक्शन यहाँ पे होती है तो वो किसमें होती है, पानी में ही होती है ना, वाटर H2O। तो वो सेल्यूलर रिएक्शन कैन नॉट एक्वाटिक मीडियम, तो नहीं रे, एक्वाटिक मीडियम में ही हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक्वाटिक मीडियम में ये रिएक्शन हुई। क्या नहीं, इसके बारे इसका ऐसा पूछा गया है कि सेल्यूलर अरे पानी में होती है या नहीं, तो पानी में तो हो ही रही है, ये नहीं, H2O NaCl पानी के साथ ही तो मिलके इसने पूरा रिएक्शन दिया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाने वाला है, फॉल्स हो जाने वाला है। यानी हमने SAQ1 देखा, SAQ1 में कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो। फर्स्ट वन फॉल्स है, सेकंड वन ट्रू है, थर्ड वन भी ट्रू है और फोर्थ फॉल्स है। ओके, फिर देखना आगे के जो हमने ऑर्गेनिक आगे के वीडियो के अंदर बताया है कि सेल्स किसके बने हुए हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना हुआ है, वो भी आ जाएगा, तो वो ट्रू हो जाएगा। प्रोटीन भी मेजर कंसिस्ट, सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन, वो भी हम आगे पढ़ चुके हैं, इसलिए वो भी ट्रू आने वाला है। और जो फर्स्ट वाला है तो पोटेशियम, वो तो अभी ही दिख रहा है कि फॉल्स है, क्योंकि पोटेशियम ये तो ट्रेस एलिमेंट नहीं है, 0.8% है। और जो लास्ट वाला है कि सॉल्वेंट एलिमेंट, एक्वाटिक में नहीं, एक्वाटिक मतलब सॉल्वेंट ऑफ लाइफ, मतलब पानी वाला, तो पानी के अंदर तो हो ही रही है रिएक्शन, कहाँ नहीं हो रही है, ये ऐसे बोल रहा है कि नहीं हो रही है, इसलिए वो फॉल्स आया। यहाँ हम अपना ये फिनिश कर रहे हैं फर्स्ट अब 1.3 हम बाद में चलेंगे। द आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ, आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड मॉर्निंग, आज हम चलेंगे 1.3 द आर्किटेक्चर ऑफ सेल। आज हम चलेंगे 1.3 द आर्किटेक्चर ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ द सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के। एंड दे आर अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। वो क्या है, बेसिक फंक्शन, हमने कल ही पढ़ा था,
उसमें क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो, मतलब अपना बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर है जो किसका बना हुआ है, सेल्स का। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के। वो हम कल ही देख चुके हैं। जस्ट लाइक द एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट इन ऑल केमिकल स्ट्रक्चर। अब एटम भी कैसे, सब केमिकल कंपाउंड्स का क्या स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल। जो भी एटम्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, एटम है वो क्या है, केमिकल्स कंपोजिशन के क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी जितना भी केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल स्ट्रक्चर है वो किसके बने हुए, एटम के बने हुए हैं ना। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो सब भी क्या है, एटम बोला जाता है। तो जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर है वो उसका बेसिक ये क्या है, एटम है। क्या है, एटम। दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म द बेसिस फॉर द सेल थियरी पर्पस बाय द एम जे स्केल्टन एंड टिस्क्वेन इन द 1838 to 39। यानी जितनी भी सेल थियरी है वो किसने दी थी, वो दी गई थी 1838 to 39 के अंदर। दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था एमजे स्केल्टन एंड टिस्क्वेन। साइंटिस्ट के नाम बहुत टफ होते हैं, याद रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी हम देखेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ सेल, सेल का आर्किटेक्चर क्या है, तो हमने देखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसका है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है ना। सेल के बने हुए हैं ना अपने लोग, क्या है, फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट है। जैसे बेसिक यूनिट केमिकल कंपाउंड का क्या है, एटम है। केमिकल कंपाउंड जितने भी है उसका बेसिक क्या है, एटम। जैसा अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, सेल है। ये मोस्ट टाइम भी, हाँ, ये केमिकल का बेसिक स्ट्रक्चर एटम से बना है और अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किससे बना हुआ है, सेल से। यानी अपना बेसिक स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ है और केमिकल स्ट्रक्चर का किससे बना है, एटम से। अब इसके अंदर सेल थियोरी किसने 1838 to 39 के अंदर दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था एजे स्केल्टन एंड टिस्क्वेन। इन्होंने सेल थियोरी पूरी अपनों को डिनोट की थी। they conclude that all plants and animal are composed of the individual cell। इन्होंने बताया था जितने भी प्लांट और एनिमल है वो इंडिविजुअल सेल, मतलब उन लोग के अलग अलग सेल्स है। प्लांट के अलग सेल है और एनिमल्स के अलग सेल है, जो पूरे किसके बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। The same concept is also applicable to the microorganisms। अब यही सेम सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी उन्होंने पाए गए कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो भी किसके बने हुए हैं, सेल्स के ही बने हुए। जो प्लांट और एनिमल में इंडिविजुअल सेल बने वैसे ही ये भी इंडिविजुअल सेल्स के बने। सम ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने। कौन सा ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, वो क्या है, यूनिसेल्यूलर। मोस्ट टाइम बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ क्या है, यूनिसेल्यूलर। यानी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ। सेल्यूलर हम आगे पढ़ चुके थे कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर क्या है, जिसके अंदर एक ही सेल पाया गया। जो भी ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के बने हुए उसको क्या बोला जाता है, यूनिसेल्यूलर। और जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए उसको मल्टीसेल्यूलर बोला जाता है सॉरी। अब ये बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ क्या है, यूनिसेल्यूलर है। इसका एग्जांपल दिया है, वो भी सम ऑर्गेनिजम्स द बैक्टीरिया प्रोटोजुआ यूनिसेल्यूलर व्हाइल अदर इज द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यानी बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ यूनिसेल्यूलर, बाकी दूसरे जितने भी है वो कैसे है, मल्टीसेल्यूलर। यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाएगा, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो गया, मल्टीसेल्यूलर, मतलब एक से ज्यादा सेल पाएगा उसके अंदर। लाइक फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल दिया गया है। तो फंगी, प्लांट्स और एनिमल
वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर। क्या है, मल्टी सेल्यूलर। यानी जितने भी फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स है वो कैसे बने हुए हैं, मल्टी सेल्यूलर। ये सारी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। फंगी आर कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। फंगी किससे है, इंडिविजुअल सेल से बनी है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर, जितने भी उसके अंदर सेल्स है वो सब सेम स्ट्रक्चर है उसके अंदर। वाइल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो फंगी, जितने भी फंगी के जो भी सेल्स है ना, मल्टी सेल, वो कैसे, सब एक ही टाइप के हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के क्या है, डिफरेंट टाइप के। क्या है इनके, डिफरेंट टाइप के सेल। जब इसके अंदर क्या है, सिमिलर सेल है। फंगी के अंदर जो एक सेल होगा वैसे ही बहुत सारे होंगे। जितने भी सेल्स है वो सिमिलर सेल्स है, जो जैसा वो एक सेल होगा वैसे ही सब सेल। इसलिए हम लोग को फंगी क्या है, सब सेम दिखती है ना, तो इसके जितने भी सेल्स है वो कैसे है, सिमिलर सेल्स है। लेकिन प्लांट और एनिमल के सेल क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के हो गए। सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर यूनिसेल्यूलर और तो मल्टी सेल्यूलर, यानी कोई यूनिसेल्यूलर हो गया या तो फिर मल्टी सेल्यूलर हो गया। सो सेवर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर एंड मैनी इवेंट इन देम are carried out of the similar fashion. Let us first classify cell type on the basis of the major properties and then describe a common structure feature presence in different cell. यानी पहले क्लासिफाई क्या हुआ था, सेल टाइप। कैसे सेल टाइप है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, दो टाइप है। वो क्या है, बेसिस ऑफ सम मेजर प्रॉपर्टीज धराते थे। और डिस्क्राइब कॉमन स्ट्रक्चर फीचर, मतलब कॉमन स्ट्रक्चर थे सबके अंदर। फीचर्स प्रेजेंस इन डिफरेंट सेल, यानी अलग अलग सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन आते हैं। कैसे आते हैं, कॉमन थे। किसको सिखाए, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से सेल के कितने टाइप्स पड़े हैं, 2 टाइप्स। यानी वो कितने कॉम्प्लेक्सिटी से वो क्या हुए, बने हुए हैं। जैसे सेल्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, तो 2 टाइप्स ऑफ द सेल। तो डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कितने सेल बने हैं, 2 टाइप्स। कौन से, प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। तो इसका मैंने एक टेबल सिंपल ही बनाया है, जैसे 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप्स ऑफ सेल। किसकी मदद से, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। किसकी, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से 2 टाइप सेल्स बने। कितने बने, 2 टाइप्स, यानी 2 अलग सेल पड़े। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बोलते हैं ना डिफरेंट टाइप, बहुत कॉम्प्लेक्स है बहुत। तो उसकी मदद से कितने टाइप्स के पड़े, 2 टाइप्स के। एक तो क्या बना, यूकारियोटिक, सॉरी, यूकारियोटस एंड प्रोकारियोटस। यानी इसकी मदद से आर रिकॉग्नाइज, दो क्या है, सेल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, 2 टाइप सेल्स आर रिकॉग्नाइज। कौन से, यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक। अब यूकारियोटिक है, नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंस, तो इसके अंदर भी क्या है, प्रोकारियोटिक के अंदर भी नहीं होता है और यूकारियोटिक, दोनों के अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। यानी जैसे ये सेल्स है, इसके अंदर का कोई मेम्ब्रेन्स है, वो दोनों में क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट, यानी दोनों में कोई में प्रेजेंट नहीं है। कौन सा, इनर मेम्ब्रेन्स। इनर मतलब अंदर वाला मेम्ब्रेन, तो ये तो पहले आ जाएगा, नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन। ये भी सेम रहेगा, प्रोकारियोटिक में भी नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन।
प्रेजेंट, सॉरी, यानी ये जितने भी है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। यूकारियोट अरे अंदर के जो मेम्ब्रेन्स है दोनों में क्या है, एब्सेंट है, यानी प्रेजेंट नहीं। नॉट इनर इंटरनल मेम्ब्रेन्स, यानी प्रेजेंट नहीं है अंदर कोई भी चीज है। प्लस क्या है, बैक्टीरिया यूकारियोटस के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। यूकारियोटस के अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी, मोस्ट टाइम की ये क्या है, एग्जाम्पल है यूकारियोटस के। और प्रोकारियोटस में नॉट थ्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया, मतलब न्यूक्लियस तो है बट नॉट थ्रू, मतलब फॉल्स है। न्यूक्लियस जैसा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर डीएनए नेक भी पाया गया, नेक। अब इसके अंदर जैसे शॉर्ट में जाए तो कितना है, तो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से टू टाइप्स ऑफ सेल क्या हुए, रिकॉग्नाइज हुए। कौन से, यूकारियोटस और प्रोकारियोटस। यूकारियोटस है और प्रोकारियोटस दोनों में इंटरनल मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट, मतलब प्रेजेंट है। तो नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन से आते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया गया। दूसरा क्या है इसके अंदर, यूकारियोटस के एग्जाम्पल कौन से है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। और अब प्रोकारियोटस के अंदर एक तो इंटरनल मेम्ब्रेन्स तो नहीं है, एक हाँ, लेकिन इसके अंदर जो प्रोकारियोटस है उसके अंदर बीच का ऐसा न्यूक्लियस तो है बट नॉट थ्रू, मतलब न्यूक्लियस जैसा दिखता है बट वो न्यूक्लियस नहीं है। मतलब न्यूक्लियस कैसा है, फॉल्स न्यूक्लियस है। कैसा है, फॉल्स न्यूक्लियस, यानी सिर्फ वो न्यूक्लियस की तरह दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं पाया गया। किसके अंदर, प्रोकारियोटस के अंदर। और उसके अंदर क्या दिया है, डीएनए नेक्ट भी पाई गई। क्या पाई गई, प्रोकारियोटस के अंदर डीएनए भी पाया गया। डीएनए नेक मतलब डीएनए की गर्दन, यानी डीएनए पाया गया है। जब इसके अंदर सिर्फ यही हमें याद रखना है। तो ये सिंपल भाषा में टू है। यूकारियोटस और प्रोकारियोटस दोनों में इंटरनल मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यूकारियोटस के एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी। बट प्रोकारियोटस के अंदर नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट बट नॉट थ्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो है बट थ्रू नहीं, मतलब कैसा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जैसा दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है। और डीएनए नेक्ट पाई गई किसके अंदर, प्रोकारियोटस के अंदर। अब हम ऐसे देखते हैं तो द प्रोकारियोटिक सेल हैज अ सिंपल internal organization has a nucleus. Genetic material are the DNA neck that is the enclosed the nucleus envelope. ये न्यूक्लियस एनवेलप के दरमियान जैसा, ये न्यूक्लियस जैसा है, वो एनवेलप है, मतलब यहाँ से कुछ उसको पैक करा हुआ है। तो वो क्या है, न्यूक्लियस जैसा दिखता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लियस एनवेलप से पैक्ड है, यानी कवर है। The cell are the prokaryotic possess the internal membranes of the bound organelle. The bacteria and blue green are the presence of the prokaryotic cell. Okay. The cell of the prokaryotes also do not possess any internal bound organelles. The bacteria, blue green are the presence in the typical prokaryotic cell. Sorry, ये prokaryotic cell में है, यूकारियोटस में नहीं है। सॉरी, ये किसके अंदर है, प्रोकारियोटस में। The eukaryotic cell, on the other hand, have a nucleus, whether a genetic material is DNA enclosed within well-defined nucleus membranes and has a complex internal structure with the distinct membranes enclose the organelle. The protozoa, algae, plants, animal are ऑल यूकारियोटिक। सॉरी, यानी जितने भी है वो क्या है, प्रोकारियोटिक है। सॉरी, हमने देखा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ
बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की डिग्री से सेल के कितने टाइप्स पड़े, 2 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुए। एक क्या है यूकारियोटस और दूसरा क्या है प्रोकारियोटस। अब यूकारियोटस और प्रोकारियोटस का डिफरेंस भी पूछा गया है, और ऐसे देखना हो तो यूकारियोटस और प्रोकारियोटस के अंदर यूकारियोटस है उसके अंदर थ्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया गया है, ये क्या है थ्रू है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस पाए गए हैं। जबकि प्रोकारियोटस में न्यूक्लियस क्या है, नो थ्रू न्यूक्लियस, मतलब दिखेगा वो न्यूक्लियस जैसा बट न्यूक्लियस नहीं है, कुछ अलग चीज है। क्या है, कुछ अलग है जो कवर है, किससे, एनवेलप से, न्यूक्लियस एनवेलप से कवर है। जब इसके अंदर क्या है थ्रू न्यूक्लियस है, जब इसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस या तो फिर नो थ्रू न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर क्या है थ्रू न्यूक्लियस है यूकारियोटस में। इसके लिए जो भी डीएनए है उसको वो क्या है जो जीनेटिक मटेरियल, ये क्या है एज अ डीएनए जीनेटिक मटेरियल से बना हुआ है, यानी इसका जीनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। क्या होगा, डीएनए, क्योंकि इसके अंदर थ्रू न्यूक्लियस है। जबकि प्रोकारियोटस के अंदर डीएनए तो है बट कैसा, नेक्ड है। कैसा है, नेक्ड है, जिसके अंदर नो इंटरनल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन्स क्या है, नहीं पाएगा। मतलब इंटरनल न्यूक्लियस के अंदर जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स आता है ना, वो भी इसके अंदर नहीं पाया गया। किसके अंदर, प्रोकारियोटस के अंदर। जबकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स यूकारियोटस में पाया गया बट प्रोकारियोटस में मेम्ब्रेन्स, इंटरनल मेम्ब्रेन्स क्या है, एब्सेंट है। अब यूकारियोटस के एग्जांपल दिए प्रोटोजोआ, आल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ये जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटोजोआ और आल्गी वो किसके अंदर आते हैं, अंडर द यूकारियोटस। जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गे वो किसके अंदर आते हैं, सिर्फ प्रोकारियोटस में, क्योंकि प्रोकारियोटस और यूकारियोटस के अंदर जो बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या है, वो छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरिया है, जब इसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। अब हाँ, इसके अंदर क्या पाया गया, प्लांट्स पाया गया, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी क्या पाया जाएगा, क्योंकि जितने भी प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे मतलब दोनों का डिफरेंस बताया गया है, क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस। अब जितने भी मतलब ये 1.3 के अंदर दोनों में कंपैरिजन दिए, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक्स, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो पहले ऑर्गेनिजम्स दिए। प्रोकारियोटस के ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्रोकारियोटस की क्या है ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी। जबकि यूकारियोटस में क्या है, प्रोटोजोआ है, आल्गी है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। सेल साइज क्या है, सेल साइज मोस्ट टाइम पे इसकी सेल साइज प्रोकारियोटिक्स की 1 to 10 म्यूएम डायामीटर है। क्या है, 1 to 10 म्यूएम डायामीटर है। जबकि यूकारियोटस की कितनी है, यूकारियोटस की है 10 to 100 म्यूएम डायामीटर है। किसकी, यूकारियोटस की। यानी अब फिर मेटाबॉलिक क्या है, एरोबिक और एरोबिक। ऑर्गेनल क्या है, इसके अंदर फ्यू है, इसके अंदर क्या है, एकदम फ्यू है। जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस है, मिटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और लाइसोसोम्स है। इसके अंदर जितनी भी अंगिका है, अपने ऑर्गन्स है, वो सब इसके अंदर पाए गए। तो अभी तो देखो मल्टीसेल्युलर वाले ऑर्गेनिज्म सब इसके अंदर आते हैं ना, अंडर द। अब न्यूक्लियस क्या है, इसके अंदर एब्सेंट है, इसके अंदर जब क्या है, प्रेजेंट है। सेल डिवीजन इसके अंदर क्या है, एमिटोसिस से है और इसके अंदर है मियोसिस से। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। इसके लिए मिटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके अंदर एब्सेंट है, जब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन वो किसके अंदर होगा, प्लाज्मा में होगा। क्या होगा, प्लाज्मा में। तो इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया नहीं, बट इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया एक जो एनर्जी ऑफ हाउस है। अब क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट है ही नहीं। प्लांट होगा तभी क्लोरोप्लास्ट होगा। जब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल ओनली। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है बट किसके अंदर, ओनली प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट से क्या करता है, क्लोरोफिल के दरमियान फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाता है। इसलिए वो सिर्फ प्लांट में अपने नहीं बना सकते, इसलिए एनिमल लाइन में हम सब में एब्सेंट रहेगा। सिर्फ प्लांट में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। और साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्मा है नो साइकोस्केलेटन, इसके अंदर साइकोस्केलेटन नहीं है। जबकि इसके अंदर साइकोस्केलेटन पाया जाएगा, नहीं है ना, ये दिखता नहीं है, मतलब बॉडी उसकी डिनोट नहीं है। जब अपने अंदर हड्डियां पाई गई और अपना मतलब अलग अलग ये पाया गया तो साइकोस्केलेटन बना। ये मुंह है, इतना हेड है
इतना ये है बॉडी है वो सारा, इसके अंदर साइकोस्केलेटन बनता है, लेकिन इसके अंदर नहीं बनता क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है। देखो जहाँ पे ये जो फिनिश हुआ है यहाँ से तो हमारी शुरुआत हुई है, यानी ये बिग है और ये क्या है, स्मॉल है। इट इज ऑब्वियस दैट आर नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना, देखो ना ऐसे ही दिख रहा है। प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरियल सेल आर जनरली मच स्मॉलर, प्रोकैरियोट्स है वो क्या है, मच स्मॉलर है, बहुत ज्यादा छोटे है ना। कैसे है, लेस देन 1 म्यूएम इन डायमीटर, इसके करता भी छोटे है, मतलब 1 म्यूएम से भी ज्यादा क्या है, स्मॉलर है, क्या है, स्मॉलर है। कौन, प्रोकैरियोट्स, यानी है 1 to 10 भी है लेकिन उससे भी ज्यादा स्मॉल है। जो क्या होते हैं, लेस देन 1 म्यूएम से ज्यादा स्मॉल होते हैं, जो 1 म्यूएम से ज्यादा स्मॉल होते हैं वो क्या होता है, एंड thus नॉट विजिबल इन द नेक आइज, जो हम अपनी ऐसे आंखों से देख नहीं पाते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जब 1 to 10 के अंदर होगी ना वो हमको ऐसे ही दिखाई देगी, लेकिन 1 से जब नीचे गए स्मॉलर तो वो क्या होगी, अपनों को दिखाई नहीं देगी, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत रहेगी। जबकि यूकारियोटस है वो क्या है, लाइक प्लांट और एनिमल्स है, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर यूकारियोटस है। हाउएवर द एटलीस्ट 10 टाइम बिगर देन द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है उससे 10 टाइम बिगर है, पता चल ही रहा है ना। ये 1 to 10 एम है, जहाँ पे हमारी खत्म हुई यहाँ से तो हमारी से शुरुआत हुई है, यानी 1 to 10 तो 10 टाइम बिगर ही हो गया ना, ये तो 1 to 10 या उससे उच्च हो गया, लेकिन 10 टाइम वो क्या है, बिगर ही रहने वाले, क्योंकि यहाँ तो हमारी अजू खत्म हुए, वहां से तो हमारी शुरुआत हो रही है, तो ये क्या है, 10 टाइम बिगर ही रहने वाले है ना, ये ज्यादा रहने वाले हैं उसके करता। तो यूकारियोट्स लाइक प्लांट एंड एनिमल हाउएवर एटलीस्ट 10 टाइम बिगर देन द बैक्टीरिया साइज, के करता 10 टाइम बिग है। ऑल्सो देयर साइज एंड शेप, तो ये 10 टाइम बिग है इसीलिए तो इसका शेप भी और साइज भी दिखेगा ना, साइकोस्केलेटन बने मतलब उसकी साइज भी दिखेगी, उसका हेड है, उसका टेल है, वो सारा टेल है, वो सब इससे पता चलेगा, क्योंकि वो जहां से हमारी खत्म हुए वहां से तो हमारी शुरुआत हो रही है, तो ये तो 1 एम भी दिख रहे हैं ऐसे, जब ये तो 10 है तो ये तो बिगर ही दिखेगा ना, तो इसके अंदर पूरा साइज और शेप दिखाई देगा। ऑल्सो देयर साइज एंड शेप वेरी कंसिडरेबल, द अप्रोक्सीमेटली साइज एंड shape of a few type of prokaryotic and eukaryotic cell are shown in figure 1.4 and 1.1। ये दोनों के अंदर उन्होंने फिगर दी है, लेकिन इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि ये वाले तो दिखाई देते ही हमें शेप और साइज, बट कोई कोई प्रोकार्योटस भी कैसे है जिसकी साइज फ्यू मतलब बहुत कम, रेयर है, रेयर पूरे रेयर है, जिसका शेप और साइज होगा वो भी होगा तो किसका होगा, 1 का होगा, नहीं होगा क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। फिर 9 to 10, 8, 9, 10 होगा तब भी उसकी साइज पता चलेगी, क्योंकि 10 से तो स्टार्ट हो रहा है तो इसमें सिर्फ साइज है, तो वो भी यहाँ 10 वाला होगा तो सिर्फ साइज होगी, वरना ये वाले का तो अपनों को सिर्फ साइज पता नहीं चलेगा, तो वो बहुत रेयरली हो गए। कैसे हो गए, बहुत रेयरली, किसके अंदर, प्रोकार्योटस के अंदर, जिसके अंदर शेप और साइज दिखाई देगी, वरना इसके अंदर सबकी शेप और साइज है, इसके अंदर बहुत कम, रेयरली है। अब हम देखेंगे 1.4 अप्रोक्सीमेट डायमीटर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल सेल कंपाउंड्स। अब ये जो भी है इसके अंदर ये सब दिया है, एरेनिन, ग्लूकोज, ये सब का क्या दिया है, डायमीटर दिया, 0.5%, 0.7%, तो जो भी 0.7% है, जो भी 1 to 10 के अंदर आएंगे या वो उनसे भी नीचे आएंगे, तो वो सब किसमें आएंगे, अंडर द प्रोकार्योटस, किसके अंदर आएंगे, प्रोकार्योट। जबकि जो 10 to 100 के बीच होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, यूकार्योटस के अंदर। तो ये हमें देख लेना है कि इसमें कौन सा यूकार्योटस है और कौन सा प्रोकार्योटस है। देयर आर ओवर 200 टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 टाइप सेल है, क्या है, 200 टाइप, मतलब अलग अलग सेल्स है सब, विच आर असेंबल इनटू वेराइटी ऑफ टिश्यू। जो क्या करते हैं, टिश्यू को वेराइटी देते, वेराइटी टिश्यू हमने देखा था, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म 1 फंक्शन, जैसे कि ये पूरे सेल्स है, ये क्या करते, इतने सारे मिलके एक ही फॉर्म करते, एक ही जैसे ट्यूब जैसी ट्यूब बनाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सेल है जो परफॉर्म 1 फंक्शन, यानी एक ट्यूब बनाते हैं बहुत सारे सेल्स मिलके, तो इसको क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है
वो क्या है 200 टाइप्स अपने अंदर अलग है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो टिश्यू अलग अलग टिश्यूज बनाएंगे। जैसे ये क्या है जाइलम होगा, कोई फोयम होगा, सब अलग, कोई कोई ऐसे रहेंगे, ऐसे इसमें बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सबकी क्या होगी अलग अलग डिफरेंस टाइप होंगे। मतलब 200 टाइप्स के अलग अलग सेल्स क्या करेंगे, अलग अलग टिश्यू प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्या करते अपने को वैरायटी देते, क्या करते वैरायटी देते। जैसे सच एस एग्जांपल दिए द एपिथेलिया कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं एपिथेलिया कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो खाना भी ले जाते हैं, पानी के भी अलग से टिश्यूज पाए गए हैं। मस्क्यूलर टिश्यू मसल्स बनाते अपने बॉडी के मसल्स, वो भी। फिर नर्व टिश्यू क्या होते हैं दिमाग के अंदर होते हैं, दिमाग की बातें ले जाने वाले, तो नर्व टिश्यू है। ब्लड सेल है, ब्लड का अलग टिश्यू जो ब्लड को पूरी बॉडी में अपनों को डिनोट करेगा। ऐसे सबको किसकी मदद से 200 टाइप्स के होते हैं, तो वो अपनों को वेराइटी देते हैं, सब अलग अलग। सेंसेसरी सेल एंड मैनी मोर, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बीइंग सिंपलर स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट ऑफ द बायोकेमिकल स्टडी। अब प्रोकैरियोटिक सेल एकदम सिंपल है, प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। प्रोकैरियोटिक सेल के बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बट इसको स्टडी क्यों करना पड़ा, इसको स्टडी करना पड़ा बिकॉज बायोकेमिकल स्टडी, बायोकेमिकल स्टडीज के जानने के लिए कि इसके बायोकेमिकल कैसे कैसे कंपोनेंट्स है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसकी स्टडी करनी पड़ी। ये सिंपल सेल है, तो द स्टडी एज दे कैन बी इजीली ग्रोन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बहुत इजीली हो गई इन अ लार्ज नंबर ऑफ द रिलेटिव शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ, मतलब बहुत ज्यादा उस पर स्टडी करी उसकी लाइफ जानने के लिए। स्पान ऑफ लाइफ मतलब इसकी पूरी लाइफ जानने के लिए कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कौन सा आते, स्मॉल बैक्टीरिया आते, ज्यादातर यूनिसेल्युलर आते, वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था इसलिए उन्होंने इस पे स्टडी करी, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, मतलब अंदर बनना, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी देखनी पड़ी। स्पान ऑफ लाइफ मतलब पूरी वो कैसे वो प्रोसेस होती है, सिंपल है बट कैसे होती है वो जानने के लिए हमें इस पे स्टडी करनी पड़ी। अब इसके अंदर मोस्ट टाइम भी है, दिस इज बिकॉज दे मल्टीप्लाई बाय द सिंपल मैकेनिक्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये क्यों सिंपल है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन बहुत इजीली होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इजीली। मोस्ट टाइम पे द एस्केरिचिया कोली, एस्केरिचिया कोली एक बैक्टीरिया है जिसको ई कोली नाम दिया, शॉर्ट फॉर्म क्या है ई कोली, उसका फुल फॉर्म है एस्केरिचिया कोली। बैक्टीरियम फॉर इंस्टेंट कैन डिवाइड एवरी 20 to 30 मिनट्स, यानी ये कोई बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स का, वो क्या होते हैं 20 to 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब जैसे वो है वैसे ही वो दूसरे लिविंग और थिंग्स को क्या करना है, लाना है। तो ये जैसे बैक्टीरिया क्या होगा, डिवाइड होगा और एक के अंदर से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ये कितने होता है 2 to 30 मिनट्स के अंदर होता है। अब ये 2 है, वो भी क्या करेंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएगा। अब 4 वाले भी 20 to 30 मिनट्स में क्या होंगे, कट हो जाएंगे और ज्यादा बन जाएंगे, यानी 16 बन जाएंगे। ऐसे ये प्रोसेस पूरी क्या होती है, चलती रहती है। इससे से पता चला ये एकदम सिंपल है बट बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है, मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा जल्दी ग्रोइंग होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं 20 to 20 to 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। मतलब 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 6, सॉरी 4 में से 8, 8 में से 16, 16 में से ऐसे चलता ही रहता है। तो ये 20 to 30 मिनट्स में कितने ज्यादा फैल जाते हैं, इसलिए इसका रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत हाईली, बहुत स्पीड में होता है, इसलिए इसका सिंपल है बट बहुत जल्दी ज्यादा फैल जाते हैं वो। Thus happen a most wide study of the prokaryotic cell, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल है बट वो कितना ज्यादा जल्दी से फास्टर ग्रोइंग में रहता है, बिकॉज रिप्रोडक्शन इनकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा जल्दी 20 to 30 मिनट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके नए नए सेल्स बनाया ही करते हैं और क्या हो जाते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या हो जाते हैं, फैलने लगते तुरंत ही। द डिफरेंस ऑफ सेल टाइप नर्वस स्टैंडिंग द सिमिलर अमॉन्ग देम are more profound. Actually all cell process the same basic properties. अब जितने भी सेल्स है उसके अंदर सेम ही बेसिक प्रॉपर्टी तो क्या रहने वाली, सेम ही रहने वाली। सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तो रहने ही वाला है। सम ऑफ विच आर आउटलाइन बिलो,
कोई कोई ऐसे है जो आउटलाइन बिलो नीचे से, ये जो है वो मोस्ट टाइम पे सबके अलग अलग टिश्यूज दिए गए, जैसे नर्व टिश्यू है जो दिमाग के अंदर होता है, ये क्या है ह्यूमन लीवर सेल, सबके अलग अलग देखो सेल्स तो दिखने में यही है, सेल है, सेल वॉल होगी या सेल न्यूक्लियस होगा, तो सबका फॉर्म खाली अलग अलग है, लेकिन सेल्स के ये तो क्या है सेम ही है फंक्शन। अब हमने ये जो है ये मोस्ट टाइम पे जिसके अंदर बताया गया ऑल सेल स्टोर इंफॉर्मेशन इन जीन्स, जितने भी सेल्स है वो जीन्स की इंफॉर्मेशन देते हैं या जीन्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पाई गई है। रिबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन इन ऑल सेल, अब जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, रिबोसोम्स के, सेल के अंदर रिबोसोम्स की मदद से जितने भी प्रोटीन है वो सब सिंथेसाइज होते हैं, यानी वो काम में लाते, यूजेस में आते, किसकी मदद से, रिबोसोम्स की मदद से। प्रोटीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल सेल, अब जितने भी प्रोटीन है वो क्या करते, सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर कंट्रोल करते कि बस अब इतना हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो क्या करते, वो देखता कौन है, प्रोटीन, उसकी प्रोवाइड कौन करते, प्रोटीन। ATP is the molecule used by all cell of transfer energy, अब ATP है वो क्या करती है, सेल के अंदर ट्रांसफर करती है एनर्जी को, जितनी भी ATP है वो कैसे यूज होती है, जितने भी सेल्स है उसको क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ट्रांसफर करेगी वहां से ये सेल तक ATP करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमन फीचर इन ऑल सेल, मोस्ट टाइम भी जितने भी सेल है उसके अंदर मेन बेसिक कॉमन फीचर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितने भी सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाया ही जाएगा। इट इज दस पॉसिबल ड्यू टू दिस सिमिलरिटीज, ये सिमिलरिटीज को देखने के लिए टू जनरलाइज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, तो ये कैसे पता चला, जब हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के, सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर पे काम किया तब ये पता चला। इन द फॉलोइंग सेक्शन, आगे के सेक्शन में वी सेल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फीचर, अब हम स्ट्रक्चर फीचर्स देखेंगे ऑफ यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फीचर्स भी देखेंगे कैसे वो प्रोवाइड होते हैं। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन और इजी है, अब हम आगे देखेंगे 1.4 द प्रोकारियोटिक सेल, अब उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर आएगा।